लक्ष्य की हंसी और नाचने का पागलपन थमने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ चिट्ठा का दिल बेचैन हुआ जा रहा था। ये देखकर भाग्या बोली, तुम्हें छोड़ो नहीं बड़ी माँ, ढोक लो खाओ ढोक लो। उस आदमी के पीछे समय क्यों बर्बाद करना। न जाने लक्ष्य के हाथ में क्या लग गया था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर लक्ष्य का पागलपन अभी भी सावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह ऑफिस आवाज शुरू होते ही लक्ष्य भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक लक्ष्य को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड रह गए और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया, अरे देखो देखो ये तो लक्ष्य है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहे। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग लक्ष्य का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लक्ष्य के डैड पर बहुत भरोसा था और वे सभी लक्ष्य को देखकर बहुत खुश थे। लक्ष्य भी लोगों के हाव भाव देखकर समझ गया था कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करते हुए लक्ष्य सीधा यशवर्धन भानुशाली के कैबिन के बाहर जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, अब आया है वो पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए। भले ही लक्ष्य को कैबिन के बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी लक्ष्य का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। यशवर्धन और लक्ष्य की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। तभी यशवर्धन भानुशाली ने अपने एक नजर पूरे ऑफिस में घुमाई, जिससे देख सभी ने अपने चेहरे झुका लिए थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि वे फिर से चोरी छिपे उन दोनों को देखने लगे। इतने में यशवर्धन भानुशाली ने लक्ष्य का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर आओ लक्ष्य बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। लक्ष्य बेवकूफ नहीं था, यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। यशवर्धन भानुशाली के कहने पर लक्ष्य कैबिन के अंदर बढ़ चला था। लक्ष्य, जो कल तक चिट्ठा और अनामिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा था। लक्ष्य को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब एक दिखावा है। इसलिए वो बड़े ही सरल और सीधे अंदाज में बोला, मेरे ख्याल में हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल मुझसे कर ही चुके हैं मिस्टर भानुशाली। लक्ष्य का ऐसा स्ट्रेट बिहेवियर देखकर यशवर्धन दंग रह गए और लगभग रोते हुए लक्ष्य से बोले, लक्ष्य बेटा, तुम मेरे पोते हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर गलती मेरी ही है और मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी उस गलती की सजा पिछले कुछ सालों से हर रोज भुगत रहा हूँ। लक्ष्य पर यशवर्धन भानुशाली की इमोशनल बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और वापस से मुद्दे की बात करते हुए बोला, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की, नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही लक्ष्य अपने कुर्सी से उठकर जाने लगा कि तभी यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ाते हुए बोले, लक्ष्य बेटा, प्लीज मत जाओ, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे। वैसे तो लक्ष्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की इज्जत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए और चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी यशवर्धन ने लक्ष्य की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जाने लगे हैं। लक्ष्य ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ये एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर लक्ष्य भानुशाली ग्रुप के सीईओ दबिन भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर लक्ष्य को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही लक्ष्य ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं। यशवर्धन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लक्ष्य से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। लक्ष्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं
कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? यशवर्धन ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, हूँ। यशवर्धन की बात सुनकर लक्ष्य मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे किसी के अंडर में काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन लक्ष्य के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए लक्ष्य ने सर उठाकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी, यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते, नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दे तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, पर बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। लक्ष्य के मुझसे शर्तें वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए लक्ष्य से कहा, शर्तें? अब तुम अपने दादाजी के सामने शर्तें रखोगे? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, तो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है। और वैसे भी जरूरत आपको है मेरी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। लक्ष्य की तीखी बातें सुनकर यशवर्धन भानुशाली सकपका गए। तुरंत ही उन्होंने लक्ष्य से पूछा, अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सवाल सुनकर लक्ष्य के चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए लक्ष्य ने अपनी पहली शर्त सामने रखी। मेरी पहली शर्त है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा। लक्ष्य की पहली शर्त ने ही यशवर्धन को झटका दे डाला और वो चौंकते हुए बोले, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? लक्ष्य, तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? लक्ष्य ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, दादू। लक्ष्य की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन। और इसी के साथ यशवर्धन सोच में पड़ गए। होश संभालने के बाद यशवर्धन ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? लक्ष्य ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं कंपनी में वापस अभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे ज्यूरिडिक्शन में होगा। नो इफ, नो बट। शर्तें अभी खत्म नहीं हुई हैं और शायद कभी होंगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। लक्ष्य की इस बात पर भी यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मौके के दस्तूर को लक्ष्य अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी लक्ष्य का साथ देते हुए नजर आ रहा था। लक्ष्य का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो लक्ष्य को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि लक्ष्य से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सिर झुका लिया, लेकिन लक्ष्य भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए लक्ष्य ने अपने दादाजी के सामने कागज रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। अग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नजर उठाई और लक्ष्य से कहा, ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लक्ष्य ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी। जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ, और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और मेरी बात को दिल पर न लें। आखिर आप मेरे दादाजी हैं। इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं, शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। लक्ष्य की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए लक्ष्य भी केबिन से बाहर चला आया और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की एक कॉपी यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर आते ही लक्ष्य के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद
जब लक्ष्य ने कबेरी के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ कबेरी के पापा ही थे जो ये जानते थे कि लक्ष्य का पूरा नाम लक्ष्य भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कबेरी के पापा के साथ काम करते वक्त लक्ष्य की मुलाकात कबेरी से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो कबेरी से शादी करेगा, तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए लक्ष्य ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, भले ही मैं कबेरी को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर कबेरी और चिट्ठा इस बात को लेकर हैरान थे कि लक्ष्य उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। चिट्ठा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और कबेरी एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। कबेरी ने चिट्ठा से कहा, बदमीज लक्ष्य कहाँ है? क्या आपको कुछ बताकर गया है? चिट्ठा ने कबेरी की बात का जवाब देते हुए कहा, मने खबर नती, कल से उसका रंग बदल सा गया है, रासलीला की तरह हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता कबेरी, वो मनचला होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। लाइन पर लाना पड़ेगा? यानी चिट्ठा और कबेरी मिलकर लक्ष्य के साथ क्या करने का सोच रहे थे? और क्या वे लक्ष्य का अब कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? लक्ष्य के बारे में तो ना तो कबेरी कुछ जानती थी और ना ही लक्ष्य के दोस्त हैं। आखिर इसकी क्या वजह होगी? क्या लक्ष्य को भी साइलेंट और वॉयलेंट रहना पसंद था? वैसे लक्ष्य के नाचने और रासलीला की तरह हंसने के पीछे का क्या कारण था? क्या लॉटरी लग गई थी भाई साहब की? जानने के लिए सुनिए ओनली ऑन तुलसी YT स्टोरी पा।